अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2-3 अहम इश्यूज़ हैं, बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। एक तो मैं ख़बर आपको देता चलूँ कि जो पाकिस्तानी अदलिया को बदनाम करने के हवाले से मैं कह दूँ, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने बड़ा तफसीली ख़त लिख दिया। वो आज नहीं मैं ज़िक्र करूँगा। मेरा जो कल का प्रोग्राम, या आप कह देंगे आज रात को जो प्रोग्राम आएगा 7:15 बजे, उसमें मैं बड़ी तफसीली ज़िक्र करूँगा। वो बाकायदा उनको ईमेल भेज दी है और बड़ी डिटेल में मैंने जो सवालात उठाए हैं, वो बड़े अहम सवालात हैं जो मैंने सारे उठाए हैं, और उनका जवाब मैं चाहूँगा कि वो दें। और हमारे अदलिया को इस तरह बदनाम करने की जो साजिश जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आई है, जिस तरह बगैर किसी सबूत के और सिर्फ एक ख़ास इंडेक्स को सामने रखते हुए बदनाम करने की हमारी कोशिश की है और हमारे अवाम में बदली पैदा की कोशिश की है, इसका बड़ा सख्ती से मैं इस मामले को टेकअप कर रहा हूँ। दूसरा जो अहम इशू है वो इसहाक डार के हवाले से। आपको याद होगा कि मैंने इसहाक डार के डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से, वो आपको याद है ताल्लुक़ कासमी वाला केस था। 20% के अमाउंट 19 करोड़ का, कोई तकरीबन 4 करोड़ पर 20% जो बनता है, वो लिखा था मैंने पहले चेयरमैन सेनेट को कि इनका रेफरेंस आर्टिकल 63(2) जो है ना बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। जो पहले लेटर लिखा था मैंने वो भी चल रहा होगा, जो मैंने चेयरमैन सेनेट को लिखा था। फिर आर्टिकल 63(2) के तहत मैंने कहा था कि इसका रेफरेंस भेजे इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग शुरू करे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। फिर ये मैंने मामला जो है ना इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त रेफरेंस भेज दिया है, और मैंने आज ट्वीट भी किया है। और मैंने उसके ट्वीट जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जिसमें मैंने ट्वीट में बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने कहा है और मैंने ये लिखा है, जो ख़ास तौर पर जो मैंने बात की है उसमें मैंने जो है सॉरी जो मैंने लिखा है, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त फ़ौरन मुकर्रर करेगा और इसहाक डार को तलब करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने ये क्यों बात की है, ज़रा ये समझना ज़रूरी है। अब ये बेसिकली 3 रुकनी बेंच के सामने ये मैटर लगा था। ये जनाब जस्टिस गुलजार साहब के पास, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास नवाज़िश अली पीरज़ादा ने इलेक्शन कमीशन के पास के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। ये आपको एक जॉइंट सेपरेट अकाउंट खोलने के हवाले से मामला था, गया था, और रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसक्वालीफाई कर दिया था। ट्राइब्यूनल में मामला आया, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, इसहाक डार पेश नहीं होते थे, और ये 3 मार्च 2018 को इलेक्शन हुए थे सेनेट के। तो फिर भी मामला फिर जो है जो कि इसहाक डार पाकिस्तान में नहीं थे, भागे हुए थे, भगोड़े हैं, तो फिर वो मामला जो है ना नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया था। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में 72A आ चुका है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हल्फ आपने उठाना है। इसमें इसहाक डार हल्फ नहीं उठा रहे, ऑर्डिनेंस आ चुका है, अब उसमें बाकायदा तरमीम आ चुकी है सॉरी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। तो अब उसमें उन्होंने हल्फ उठाने के लिए, वो हल्फ नहीं उठाने के लिए ये बहाना बन रहा था, इसको मुकर्रर किया गया। नवाज़िश अली पीरज़ादा जो है ना मंगल वाले दिन यहाँ पेश नहीं हो सके, और वो अदम पैरवी जो है ना वो दरख्वास्त खारिज कर दिया, और यूँ हुक्म इम्तनाई जो है जो जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके नोटिफिकेशन के हवाले से, वो ख़त्म हो चुका है। अब 2 महीने के अंदर अंदर वाली जो बात है, 60 दिन के अंदर जो है ना जी हल्फ ना उठाने वाला जो है ना वो नशिस्त तो है ना अपना जो है ना खाली तस्वर होगी, और यूँ ये जो सीट है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकल गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आने के लिए अब आ जाएगी। इसहाक डार को तलब किया था, वो भी पेश नहीं हुए। जैसे एजाजुल हसन के रिमार्क्स हैं, इसहाक डार बीमार है और बैरून मुल्क मुकीम है। ये वकील जो है ना साबिक वज़ीर ख़जाना, इसहाक डार ने पाकिस्तान आकर हल्फ ना उठाया तो नशिस्त हाथ धो बैठेंगे। इसहाक डार की सीट नशिस्त खाली करा देने की बड़ी ये पेशरफ्त है, और हुक्म इतना ख़त्म होने पर इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फ़ौरन उसके ऊपर ऑर्डिनेंस का इतलाक़ हो जाएगा। और जो डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से मैंने बात की है, और मैंने कहा भी है इलेक्शन कमीशन को कि इसको बाकायदा लगाया जाए, तकर्र किया जाए, और वो वैसे भी डिसक्वालीफाई है। यानी ये 2 तरह से तलवार आ गई, एक तो 72 के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा जो है डिसक्वालिफिकेशन डिफ़ाल्टर के तौर पर 4 करोड़ रुपये नहीं तो कौम को फ़ायदा हो जाएगा, जमा कराना पड़ेगा, और वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रिकॉर्ड पे आ चुका है।
और अगले हिस्से की तरफ मैं आपके सामने जाना चाहूँगा। वो बड़ा अहम इशू है। वो चलेंगे अमजद चौधरी साहब की तरफ। लंदन में चॉरिस जॉनसन ने जब लॉकडाउन में लगा हुआ था तो अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते थे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एक तस्वीर वायरल हुई है और उस पर देखें अब वहाँ पर कितना सख्त एक्शन होता है। हमारे यहाँ तो हम तो समझते कोई नहीं ना, हम तो आपको पता है गॉड फादर या सिविल माफिया के कॉन्सेप्ट में आते हैं। चलते हैं अमजद चौधरी की तरफ और जाके सुनते हैं वो इस बारे में टोटल क्या नुक्ता नज़र देते हैं। जी अज़हर साहब, आज मेरे पास जो स्टोरी है उसमें हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि जो महज़ब कौमें होती हैं, जो शऊर रखती हैं, या यहाँ पर अगर आप कोई बीइंग ए लीडर, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप कोई मिनिस्टर हैं, या कोई भी पावर रखते हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको उसको जो है वो उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। आजकल एक स्टोरी जो है डेली मेल के अंदर आई है जिसमें बोरिस जॉनसन और उनकी कैबिनेट के तकरीबन टोटल कोई 17 पीपल जो हैं वो एक डाउनिंग स्ट्रीट के एक गार्डन, जो उनका एक साइड है जहाँ पे गार्डन है और कुछ हिस्सा जो है उनका सिटिंग का हिस्सा है, वो वहाँ पर बैठकर और खुशगप्पी में मसरूफ़ हैं और वाइन चल रही है, बियर चल रही है। इसमें तकरीबन तमाम ही इम्पोर्टेंट जो उनके मिनिस्टर थे वो शामिल थे, वज़ीर शामिल थे। और ये तस्वीर जो है ये 15 मई 2000 की है जब पहला लॉकडाउन लगा था। उस वक्त रूल ये था कि 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घर से बाहर एक दूसरे घर से, और एक यानी कि एक अगर मैं बाहर जाता हूँ और कोई दूसरा शख्स जो है वो सिर्फ़ एक जो है वो मुझे बाहर किसी खुली आबो हवा वाली जगह पे मिल सकता है। तो जबकि वहाँ पे ये 17 लोग जो थे वो जमा थे और 7 वाली बिल्डिंग जो थी उसकी बालकनी से किसी ने वो तस्वीर खींच ली, और वो तस्वीर जो है अब बोरिस जॉनसन और उनकी जो कैबिनेट है उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है क्योंकि लोग जो हैं वो मॉरली यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर थे या आप कानून बनाने वाले थे, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर बाकी कौम जो है या बाकी लोग जो हैं वो क्यों उस पर इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि अभी एक सिनेरियो आ रहा है कि क्योंकि जो नया वेरिएंट आया हुआ है ये बहुत बुरी तरह फैल रहा है, तो उसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस के फ़ौरन बाद जो है वो लॉकडाउन की तरफ यूके जाएगा। जो हमारी ईयरली जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती हैं वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं, न्यूयॉर्क में भी कैंसिल हो चुकी हैं, नीदरलैंड में ऑलरेडी जो है वो लॉकडाउन लग चुका है। तो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, लेकिन लोग इस वक्त बड़े जो हैं वो परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा क्रिसमस ख़राब हुआ तो फिर वो इस कैंपेन को और ज़्यादा तेज़ी से चलाएंगे कि बोरिस जॉनसन जो है जो ख़ुद जो कानून के ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही वो और उनकी कैबिनेट, तो दूसरों को नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब ये जो वाक़या है ये 15 मई का वाक़या है और 15 मई को बोरिस जॉनसन और उनकी जो कैबिनेट है और गवर्नमेंट जो है उनका जो इसके ऊपर व्यू है, उनका कहना ये है कि वो उस वक़्त काम कर रहे थे और वो वर्क प्लेस था। तो जिस जर्नलिस्ट ने वो तस्वीर लगाई है उन्होंने उस डाउनिंग स्ट्रीट का वो मैप भी लगा दिया और उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर बता दिया है, आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख भी रहे होंगे कि उन्होंने बता दिया है कि जहाँ पे आप लोग बैठे थे ये सोशलाइजिंग एरिया है, ये वर्क प्लेस नहीं था। तो अब ये डिबेट जो है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 15 मई को जब ये वाक़या हो रहा था उसमें इनके एक हेल्थ सेक्रेटरी जो थे, हेल्थ मिनिस्टर थे मैट हैनकॉक, वो भी वहाँ पे खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक 5 वीक बाद जो मैट हैनकॉक हैं उन्होंने एग्जैक्टली सेम हरकत की। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ नाजेबा हरकत करते हुए अपने ऑफिस में पकड़े गए और उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई। तो उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर हुआ कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि उस वक़्त सोशल डिस्टेंस का जो है वो लॉ था और एक हेल्थ मिनिस्टर जो है उसने अपना जो है एक नाजायज़ तलक बनाया, फेयर किया, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने कानून को जो है वो उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ और उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है
कि बोरिस जॉनसन जब अपने कुलीग्स को, अपने जूनियर्स को लेकर अगर पार्टी कर रहे थे, ऑब्वियसली है कि वो उस चीज़ का एडवांटेज वो लोग भी लेंगे। फिर उन्होंने भी अपना अपना जो उनका चलता था, बनता था, उन्होंने किया। लेकिन जो मैट हैनकॉक हैं वो तो रिज़ाइन कर चुके हैं, तो क्या बोरिस जॉनसन को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा? क्या उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर पड़ेगा? तो ये जो सिविलाइज माशरे होते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों की बड़ी कदर व कीमत होती है। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। इसके अलावा डेली मेल ही की एक और ख़बर थी, जो आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और डेविड रोज़ के दरमियान यहाँ पर एक जो केस फाइल है, उसका 1 साल के करीब हो चुका है। अभी तक उसका जो डिफेंस है वो डेली मेल ने फ़ाइल नहीं किया। 5 बार वो टाइम ले चुके हैं और इस बात को लेके पाकिस्तान का जो मीडिया है और जो प्रो मुस्लिम लीग नून लोग हैं वो बगलें बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब उनके पास कोई सबूत है ही नहीं और वो भाग गए और ये मामलात हैं। जबकि डेली मेल के जो वकला हैं उनका ये मानना है क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट में था, प्लस यहाँ पे कोरोना था और उनके अपनी कुछ मसरूफियात भी थी, तो उनको टाइम नहीं मिल सका। तो वो इसके ऊपर उन्होंने एक बार फिर टाइम लिया और अब 14 जनवरी जो है वो डेट तय हुई है कि वो डेली मेल जो है वो अपना डिफेंस जो है वो फ़ाइल करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो चुका है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ। मेरी शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली के बहुत ही एक करीबी साथी जो उनके बीच में बैठते उठते हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कल मुझे बड़ी एक अजीब बात बताई, जिसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि शायद कुछ होने वाला है। यानी उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात की कि नेक्स्ट 2 वीक्स मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को धर लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो शरीफ फैमिली का जो कैंप है शहबाज शरीफ का या दूसरा, वहाँ पे इस तरह की र्यूमर्स या इस तरह की जो सोच है वो पाई जाती है। तो अगर ऐसा हुआ, अब उसका डेली मेल का जो केस है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का कानून जो है वो अपनी डायरेक्शन पे चलता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जुडिशली का या जो भी तरीक़ाकार है उसका किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब डिफेंस फाइल होगा तो फिर दोनों पार्टियों को पता लग जाएगा कि कितने आने का सो है। प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल बताता चलूँ, मैं इस पे गुफ्तगू तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मीडिया चैनल या कारोबारी हजरात इसको क्या कहेंगे, मरियम नवाज़ ने बड़ा वाज़े तौर पर अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया है और वो ज़रा सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या कुछ हो रहा है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई। इस गुफ्तगू के बाद तो असूली तौर पर आर्टिकल 19 को सामने रखते हुए बड़ा सख्त एक्शन बनता है, नहीं तो इन न्यूज़ चैनल्स को अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहिए और बतौर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा नहीं ख्याल है काबिल माफ़ी है। इजाज़त चाहूँगा, प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।